नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, वहीं 45 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, जहां हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें बता रही है हादसा कितना गंभीर है। एक के ऊपर एक लदे गाड़ी के डिब्बे, यात्रियों को बचाने की कोशिश करते लोग। कुछ खुशकिस्मत थे कि बच गए, वहीं कुछ के घरों के चिराग बुझ गए। एक के बाद एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कोई डिब्बों के बीच फंस गया तो कोई ट्रेन के नीचे आ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 700 यात्री थे, जो कि अलग अलग स्टेशनों से चढ़े थे। ट्रेन के डिब्बे पटरियों से उतरे तो शोर चीख में तब्दील हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहीं एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी, वहां आसपास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल को आने में समय लगा। अभी हम इस घटनास्थल पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यही अभिशप्त जो इंजन है जिसके दौरान ये एक्सीडेंट हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये पटरी से ये इंजन का जो चक्का जो है ये निकल चुका है और धीरे धीरे ये पीछे के जो डब्बा है उस डब्बा आप देख सकते हैं कि ये डब्बा किस तरह मुड़ गया है और यहाँ इस तरह से काफ़ी 6-7 डब्बा डिरेल्ड हो चुका है और यहाँ पर जितने भी गुड्स वैन थे ये पलट चुका है। काफ़ी लोगों का इंजरी हुआ है और बहुत सारे जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल के काफ़ी क्षेत्रों में उन लोगों का दाखिला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री खुद रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं वो हादसे वाली जगह भी जाने वाले हैं। फॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर साइट पे पहुंच चुके हैं। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ साइट। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मेरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हुई है, जहां पश्चिम बंगाल में रेल हादसे को लेकर जानकारी ली। मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्रेन बीकानेर से चलती है, जहां रास्ते में कुल 34 स्टेशन पड़ते हैं। करीब 48 घंटे का सफर होता है, जिसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कई बड़े स्टेशन पड़ते हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आज तक ब्यूरो। भारत में 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 481 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में भारत में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या में 1,62,212 का इजाफा हो गया और इस वक्त एक्टिव केस जो है उनके मामले में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। दिल्ली में 24 घंटे में 28,867 केस आए हैं और इसी खतरे के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। ज्यादा नहीं, करीब 4 हफ्ते पहले तक कोरोना के संक्रमण को मामूली समझा जा रहा था, लेकिन अब यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।
देश में करीब 2.5 लाख नए संक्रमित मिले हैं और अब कोरोना संक्रमण की ये तीसरी लहर पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता है और वो खुद समाधान और एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 600% तक बढ़ गई है। 1 जनवरी को 27,553 संक्रमित मिले थे। 11 जनवरी को यह संख्या 1,93,007 तक पहुंच गई और अब 12 जनवरी को 2,47,417 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की यही बढ़ती रफ्तार प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी चिंता है। पिछले रविवार को पीएम मोदी ने पहले कोविड टास्क फोर्स से भी समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक के बाद ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के हालात जानने की पहल की। इस बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने हिस्से की परेशानी की पोथी पीएम मोदी की झोली में डाल दी। सभी की बात सुनने के बाद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर जोर देने की सलाह दी और कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मौसमी आयुर्वेदिक नुस्खे और काढ़े का भी जिक्र किया। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है। कोविड पर चर्चा कार्यक्रम में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जहां फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। इस बैठक में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे जहां कोविड संक्रमण के हालात सबसे गंभीर हैं। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और केरल हैं। दरअसल इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो महाराष्ट्र में 46,723, दिल्ली में 28,867, पश्चिम बंगाल में 22,155, कर्नाटक में 21,390, तमिलनाडु में 17,934, यूपी में 13,597, केरल में 12,742 और गुजरात में 9,941 मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता यह भी है कि पिछले 14 दिनों में ही कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 1 से 13.1% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30 दिसंबर को देश में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 1.1% था, जो अब 13.1% हो गया है। स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है। उसी के अनुपात में ही, उसी के कारण से ही हम देखते हैं कि जिले स्थाई पर भी कई जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी में इंक्रीज और केसेस नंबर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज नोट किया है। मुख्यतः मुंबई में जैसे कि केस पॉजिटिविटी बढ़कर 26.95% नोट की जा रही है। कुछ दिन पहले तक ओमिक्रॉन पर यह कहा जा रहा था कि यह सामान्य जुकाम जैसा है, जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सोचने वाले लोग जान लें कि देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,84,859 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 481 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। कुछ यही आंकड़ा 1 अप्रैल 2021 को देखने को मिला था, जब दूसरी लहर में 474 लोगों की एक दिन में ही मौत हो गई थी। अब आप पिछले 7 दिनों की स्थिति देखिए कि 11 जनवरी को 165,
10 जनवरी को 277, 9 जनवरी को 146, 8 जनवरी को 327, 7 जनवरी को 285 और 6 जनवरी को 302 लोगों की मौत हुई थी। यानी देश में कोरोना संक्रमण से मौत की स्थिति दूसरी लहर जैसे ऊपर उठनी शुरू हो गई है। एक उलझन इस बात को लेकर भी है कि क्या कोरोना संक्रमण से हो रही मौतें ओमिक्रॉन से ही हैं या फिर डेल्टा ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का एक आंकड़ा देखना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब दूसरी लहर पीक की ओर बढ़नी शुरू हुई तो कोरोना के अल्फा, डेल्टा और कप्पा वेरिएंट कहर बरपा रहे थे। लेकिन पीक के समय 3 मई 2021 के बाद से डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके सबसे ज्यादा मरीज मिले। लेकिन अब 10 जनवरी 2022 की स्थिति देखिए। इससे ये पता चल रहा है कि नए मरीजों में ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही मरीज हैं और हर 4 संक्रमितों में से 3 संक्रमित ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। और यहाँ हम याद दिला दें कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 481 मरीजों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ेगा। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। या 10,000 में जितने एडमिशन थे उतने ही 27,000 में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवियरिटी कम है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगले 10 से 15 दिनों में अपने पीक पर पहुंचेगी और उस वक्त जो हालात बनेंगे उनसे निपटने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की कोशिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मुंबई में कोरोना के मामले बुधवार के मुकाबले गुरुवार को करीब 16% कम आए। अस्पतालों में बेड भी थोड़े बढ़े हैं क्योंकि 13,702 केस आए हैं और इससे ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 46,406 केस आए और 36 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। मुंबई में आज कोरोना के 13,702 केस आए, जो बुधवार से कम है। बल्कि बुधवार से 4 दिन पहले तक कोरोना के केस रोजाना कम आ रहे थे। पर एजेंसियां नहीं मानती कि मुंबई में कोरोना का ग्राफ घटना शुरू हो गया है। इसके पीछे वजह आ रही है सेल्फ टेस्टिंग कोविड किट। लोग किट लाकर घर में खुद टेस्ट कर रहे हैं और बीएमसी को खबर नहीं कर रहे। ऐसे में खतरा ये है कि बीएमसी के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या ऐसे मरीज और उनका परिवार होम आइसोलेशन के नियम का पालन कर रहा है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चिट्ठी हम सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और हमारे हेल्थ ऑफिसर्स को दी है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर किसी ने स्वयं टेस्टिंग से भी पॉजिटिव आता है तो उसने रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग करने के बाद उनको होम क्वारंटाइन रखने की इजाजत स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाएगी और उनको क्लोज मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी। तो इसलिए उनको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। फार्मास्यूटिकल जो शॉप्स है उनको, फार्मेसी शॉप्स को भी हमने इतला करने की सूचना कलेक्टर्स को दी है, कमिश्नर्स को दी है कि उन्होंने हर फार्मेसी के ओनर को बोलना चाहिए कि अगर कोई पॉजिटिव केसेस आपके किट्स के माध्यम से आते हैं तो उनको भी रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सरकार की लोगों से अपील है कि वो पॉजिटिव आने पर तुरंत एजेंसियों को सूचित करें ताकि उनके स्वास्थ्य और जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। सरकार के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये पता नहीं चलता कि कोरोना का वेरिएंट डेल्टा है या ओमिक्रॉन। जीनोम सीक्वेंसिंग के मुताबिक राज्य में अभी भी 70% केस डेल्टा के ही हैं। डेल्टा संक्रमित मरीजों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। अगर एजेंसियों के पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अचानक से बोझ आ सकता है।
मुंबई में अब एक्टिव केस 1 लाख से घटकर 95,000 के आसपास आ गए हैं। 24 घंटे में 20,849 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना वायरस से मुंबई का रिकवरी रेट 88% हो गया है। इस समय मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 21% है। बीएमसी के अस्पतालों में 17% बेड भरे हुए हैं और गुरुवार को बुधवार से करीब 16% केस कम आए हैं। आम लोगों के साथ फ्रंट लाइन और हेल्थ लाइन वर्कर में फैल रहा संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 370 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए हैं। इनमें 60 अफसर और 310 कांस्टेबल हैं। महाराष्ट्र में इस समय 504 ऑफिसर और 1678 कांस्टेबल कोरोना से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ एक राहत की खबर आई है धारावी से, जहां पर कोरोना के केस तेजी से कम हो रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, बीएमसी धारावी को लेकर ज्यादा सचेत रहती है, क्योंकि यहां एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। यह संक्रमण फैल गया तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। धारावी में कुछ दिन पहले ही एक दिन में 100 से ज्यादा केस आ गए थे, पर अब मामले इसके आधे से भी कम आ रहे हैं। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी की राजनीति को अयोध्या रास आती है, तब भी जब वो सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी, और अब भी जब वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में राजनीति की धुरी एक बार फिर बनने जा रही है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर अयोध्या में मिठाइयां बंटने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम का अयोध्या से चुनाव लड़ना मतलब रण का अधिक भीषण हो जाना। राम नाम संजीवनी, ज्ञान सुधा सुखधाम, रघुवर दया निधान को सुमिरो आठों याम। राम की नगरी में बंटने लगी मिठाइयाँ, संत महंत देने लगे बधाइयाँ। तो चौक पुराओ मंगल गाओ, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि राम के सबसे बड़े भक्त राम की नगरी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो, और यहाँ तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे, जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। जैसे ही ये खबर अयोध्या पहुंची, अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। संतों महंतों ने गजब का उत्साह दिखाया। प्रसन्नता के सागर में गोते लगाना और किसे कहते हैं। लड्डू पेड़ा, ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। 99% जनता अयोध्या की योगी जी के साथ में है और प्रचंड बहुमत से योगी जी जीतेंगे। 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। बहुत बढ़िया बदलाव आएगा और तरक्की होगी, अयोध्या का और विकास होगा। और अभी काम सब चल ही रहा है, बहुत विकास होगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में सदर सीट से संख्या नंबर 275 से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार यहां लोगों का रुख परख चुके हैं और इस सदर सीट के ही दायरे में आते हैं भव्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का क्षेत्र। अगर यहाँ से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, घोषणा होती है तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर सब लोग मिल करके उनको भारी मतों के साथ जिताने का काम किया जाएगा। सब लोग 100% हमको वोट दें, और इसमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कहने के लिए भले ही सरकार लखनऊ से चलती रही, लेकिन योगी को भक्ति की शक्ति अयोध्या से मिलती रही। वो अयोध्या आते रहे, शीश झुकाते रहे, राम के जयकारे लगाते रहे। मतलब यूं समझिए कि जो रिश्ता गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का रहा है, वैसा ही रिश्ता अयोध्या से बंधने जा रहा है।
योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़। सच्चाई भी तो यही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना बीजेपी की राजनीति को रास आने वाला फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है और ऊर्जा मिलती रही है। इसलिए अयोध्या का कायाकल्प भी होता रहा है। राम मंदिर का निर्माण तेज रफ्तार से हो रहा है। राम की पैड़ी का कायाकल्प हो गया। अयोध्या पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा रमणीय और पहले से ज्यादा हर्षोल्लासित है। तो यूं समझिए कि अयोध्या के आंगन से एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान बीजेपी शायद पहले ही कर चुकी थी। तभी तो 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए। औसतन 5 घंटे भी जोड़ें तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बरसात हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या से योगी का चुनावी समर में उतरना बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। मसलन काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में ये तो पहले से ही रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र की करीब 82 विधानसभा सीटों पर सीधा असर हो सकता है और अयोध्या से लड़ने वाले दांव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। याद करिए, 2017 में अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और रायबरेली में बीजेपी बेहतर सफलता हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन अयोध्या में योगी की मौजूदगी सारे समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। और वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक विकास में अयोध्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन और 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 से 86 सीटों तक बीजेपी के पहुंच जाने के पीछे अयोध्या का ही हाथ था। अब योगी का अयोध्या से नया अध्याय शुरू होने वाला है और अयोध्या मगन है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ भागम भाग मची है, दूसरी तरफ टिकट पाने और ना पाने के बीच नेताओं की नजरें टिकी हैं। 300 सीटों पर बीजेपी किन्हें उतारेगी, इस बात का मंथन दिल्ली में हुआ। सूत्र बताते हैं कि सीटों के मसले पर बीजेपी ने करीब सारे सहयोगियों को भी मना लिया, मगर औपचारिक ऐलान बाकी है। उधर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 50 महिलाएं हैं। रूठने, छूटने और टूटने के साथ सभी राजनीतिक दलों में सीटों के समीकरण पर निगाहें जमी हुई हैं, क्योंकि जो छोड़ कर आया है वो सपना भी साथ लाया है। उसके सपने में श्री कृष्ण आते हों या ना आते हों, लेकिन सत्ता में बने रहने का सुख ही सपना हो जाता है। तो इस सपने की शुरुआत होती है टिकट से, और जिस देश में रेल का टिकट आसानी से न मिलता हो, उसमें देश में राजनीति के खेल का टिकट आसानी से कैसे दे दिया जाए, इस बात पर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में 300 लोगों को टिकट देने के मसले पर दिल्ली में मंथन कर रहे थे। उस मंथन में किसके लिए कंफर्म टिकट निकला और कौन वेटिंग में रह गया, ये चार्ट प्रिपेयर होने से पहले पता चलेगा, यानी कल। बागियों से होने वाला डैमेज बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं है, मगर माना जा रहा है कि ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए सहयोगियों को करीब करीब मना लिया गया है।
अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग की थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार को होगा। 15 सीटें हमारे निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, बाकी 1-2 सीटें जो और बढ़ेंगी। 15 तय। हाँ, निश्चित रूप से। कौन सी सीटें हैं ये? हर जिले में एक सीट रणनीति का विषय है। हर लगभग हमारे जो तैयार जिले हैं उसमें हर जिले में एक सीट मेरी है। उसमें एक सीट पर हमारी सिंबल भोजन भरी थाली लड़ेंगे। हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और उनके लोग हमारी निषाद पार्टी को जिताएंगे। आप संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले? निश्चित रूप से। हमने जो फार्मूला दिया, और कोई ऐसा फार्मूला दिया ही नहीं था कि उन्हें दिक्कत हो देने में और उन्हें हमें लेने में कोई दिक्कत हो। लेकिन कांग्रेस में कल का इंतजार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान अपने हाथ में थामे हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की 125 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इन 125 सीटों में 50 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। कांग्रेस की पहली सूची में आशा वर्कर से लेकर समाज सेवी और पत्रकार शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को टिकट दिया गया है और सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को टिकट दिया गया है। आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। चुनावी खेल में अब इंतजार अखिलेश के दांव का है। हालांकि उनका असल दांव तो पहले ही बीजेपी में सेंध के साथ शुरू हो गया है। ज्यादातर इस्तीफा देने वाले नेता उनके साथ फोटो खिंचा चुके हैं। अब इंतजार बस ऐलान का है, जिसके लिए कल का दिन मुकर्रर है। तो मान के चलिए कि साकिया आज उन्हें नींद नहीं आएगी। सुना है उनकी महफिल में रत जगा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।